हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के इंट्रोडक्शन की। तो लेसन नंबर 4 की शुरुआत हम इस वीडियो से करने वाले हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो मेन वर्ड अगर मैं आज की चैप्टर के लिए बोलूं या फिर वीडियो के लिए बोलूं तो वो हो सकता है हमारा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को, और खासकर आखिरी में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे इस वीडियो के। इंट्रोडक्शनल वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो स्किप करेगा हो सकता है इसके बाकी जो कंसेप्ट इस चैप्टर के वो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और इस कंप्लीट चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है, पहले समझते हैं इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन चीजें जो हैं इस कंप्लीट चैप्टर में हमें स्टडी करनी है। तो पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या आया, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस एंड पॉपुलेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो पहले समझते हैं सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है और पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो सिंपल सी बात है, स्टैट्स में पॉपुलेशन किसको बोलते हैं कि वो लोग, वो ऑब्जेक्ट, वो आइटम्स जिसको लेके मुझे डाटा कलेक्ट करना है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोल के चलते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ सैंपल स्पेस की, तो जब हम पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। जैसे मान लो पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है, आइटम्स बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं जिन पे हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो कई बार वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड बन जाता है ना, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है, कॉस्ट लगती है, लोग बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे केसेस में ना हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस को प्रेफर देते हैं। और सैंपल स्पेस ज्यादातर किस तरीके से जाती है, प्रोबेबिलिटी के मेथड से। यानी कि सैंपल स्पेस जो वर्ड है इसका मतलब भी किससे आता है, प्रोबेबिलिटी से। यानी कि हम जो है वो सैंपल किसी को भी तो चूज नहीं कर लेंगे, हम कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग रखेंगे कि हर एक पर्सन के आने की जो चांसेस हैं वो क्या हो, इक्वल हो, ताकि जो सैंपल है वो क्या हो, बायस ना हो, अच्छे तरीके से जो सैंपल है। और इसके लिए हमने अलग मेथड डिस्कस भी किए थे पिछले चैप्टर्स में कि सैंपल जो है वो किस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, टू कॉम्प्रीहेंड द नीड फॉर द कंसेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस एंड पॉपुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर हमें समझना पड़ेगा कि भाई सैंपल वर्ड का और पॉपुलेशन वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो अब तक मैंने डाटा की बात समझा ली, अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। उस केस में सैंपल स्पेस का मतलब क्या है और पॉपुलेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है। तीसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझना होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। किसके कॉन्टेक्स्ट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तीन हो गए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। चौथा हमारे पास यहाँ पे क्या है, टू विजुअलाइज द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ एंड अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझनी है, ठीक है। दूसरा जो एप्लीकेशंस यानी किस किस जगह पे हम जो है प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। अरे देखो, प्रोबेबिलिटी कैसे चैप्टर है जिसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा है ना। जैसे गैम्बलिंग जो करने लोग जाते हैं या फिर जो लोग जुआ खेलते हैं वो भी यूज करते हैं इस मेथड को कि हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हारने की क्या होगी, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करते हैं। या फिर प्रोबेबिलिटी का यूज जो है बहुत सारी पॉजिटिव डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्हें वेदर फोरकास्ट करना है कि कल बारिश होने के कितने % चांसेस हैं या फिर कितने % चांसेस नहीं है, वो सब क्या होती है, प्रोबेबिलिटी तो होती है, ठीक है। तो बहुत से डिपार्टमेंट्स में ना हम जो है प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हम किसी टाइप की सर्जरी करवाने गए किसी हॉस्पिटल में, तो भाई पिछले डाटा के बेस पे हम जो है ना ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने % चांसेस हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है, या फिर कितने % चांसेस हैं कि वो ऑपरेशन जो है फेलियर साबित होगा। जैसे सपोज करो, जैसे कई बार क्या होता है कुछ क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं जहाँ पे हमने ये सुना है कि भाई हम लोग ये बोलते हैं कि इस पर्सन के बचने चांस जो है ना वो सिर्फ कितने हैं, हमारे पास 1% है। यानी कि अगर 100 पेशेंट उस सर्जरी से गुजर रहा है तो सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो सर्जरी से क्या होंगे, मतलब सिर्फ 1% जो है वो उसमें से बाहर आ पाएगा, बाकी 99 क्या हो सकते हैं उस सर्जरी में उनकी डेथ ही हुई है, ठीक है। तो ऐसे कैसे भी आते हैं, किसी के सक्सेसफुल होने चांस 10% भी होते हैं, 20% भी होते हैं, 30% भी होते हैं। वो सब किसके बेस पे होते हैं, पास्ट डाटा रिकॉर्ड के बेस पे। यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात जो है ना वो हम स्टैट्स से अलग करके देख नहीं सकते, स्टैट्स के साथ साथ ही में करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस चीज के, प्रोबेबिलिटी के। पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या आया, टू बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सैंपल स्पेस। हमें सैंपल स्पेस में, वो मैं समझाऊंगा भी होता क्या है, ठीक
ठीक है, इवेंट्स में और सैंपल पॉइंट्स में और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको समझाऊंगा कि सारी चीजें होती क्या है। इसके बाद 6th पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू गेट फेमिलराइज्ड विद द टेक्निक ऑफ वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम समझना होगा, इट्स यूसेज, उसके यूसेज को समझना होगा, और डिफाइनिंग इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स। 7th पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही नहीं, हमें प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जो मैं पढ़ाऊंगा और डिस्कस करता चलूंगा। एंड वेरियस ऑपरेशंस टू कॉम्प्रीहेंड द वर्किंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, और वो ऑपरेशन समझने होंगे कि किस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो काम करती है। ठीक है, इस कंप्लीट जो 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट। चलो फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अब हम समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले मैं वर्ड डिफाइन करता हूँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो ये हमने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चलेगी, प्रोबेबिलिटी। इस वर्ड का मतलब समझते हैं। अब यहाँ से होता हमारा मेन टॉपिक चालू, क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि हमें कौन कौन चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, वो हम इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो मैं हमेशा बताता आया हूँ, ताकि आपको पता रहे कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मतलब हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी को। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपल से क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या है। जैसे कि भाई संडे के बाद मंडे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बोलोगे भाई 100% श्योर है कि भाई संडे का मंडे ही आता है तो मंडे ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। तो मैं समझाता चलूंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आने वाले टाइम में, ठीक है, जो भी इवेंट होगा पास्ट डाटा के रिकॉर्ड के बेस पे उसके होने के चांसेस क्या हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, किसी भी इवेंट होने के चांसेस। इसलिए अब पहला काम क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ये हमारा बना सिंपल सा फॉर्मूला किस चीज का, प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब बात है फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, टोटल आउटकम का मतलब क्या है। फेवरेबल आउटकम मतलब क्या है कि जो हमारे फेवर में है उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। टोटल यानी कि जो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट आए हैं, ठीक है, वो सब कैसे डिफाइन करेंगे अभी सबको समझाऊंगा। ठीक है, अब पहले समझते हैं एक और चीज कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है। अब 0 किस में, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका होना असंभव होता है, यानी कि इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। कुछ ऐसे इवेंट भी होते हैं जो बिल्कुल श्योर हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 1 तारीख के बाद 2 तारीख आएगी, संडे के बाद मंडे आएगा, जनवरी के बाद फरवरी आएगी। श्योर इवेंट है जिनका होना फिक्स है, निश्चित है, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 भी होती है। और बाकी हर एक केस में प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो हमने एक सिक्का उछाला, तो अगर सिक्का उछालेंगे तो भाई सिक्के पे 2 ही पहलू होते हैं, है ना। अगर हमने कोइन टॉस किया है तो या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। जो ये हेड और टेल का जो मैंने ग्रुप बनाया ना, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या दोगे, भैया हेड तो इनमें से एक ही है, यानी कि फेवर में कौन है हमारे, सिर्फ हेड, और टोटल कितने हैं, 2, तो 1/2। और मैं पूछूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी 1/2, है ना, क्योंकि टेल भी एक ही है और टोटल में 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो यही सिक्का मैंने 2 बार उछाला होता तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 4 बातें कैसे पता, एक तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का कोइन के केस में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और जहां पे n का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, यानी कितनी बार मैंने वो काम किया है। सिक्का उछाला था एक बार, 2 की पावर 1, 2 आ गया। ठीक है, सिक्का 2 बार उछाला, 2 की पावर 2, 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये बनेंगे 4 सैंपल स्पेस। हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, हेड टेल, फिर हो सकता है टेल हेड आ जाए तो टेल हेड, और फिर क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो ये 4 बनेंगे हमारे। यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बोथ मतलब दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एच आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोल दोगे भैया 1/4 की फेवर में सिर्फ 1 है, अपॉन में 4 है। मैं आपसे पूछूं एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई 2 बार हुआ है ऐसा काम। जब एक बार हेड आया एक बार टेल आया, तो 2 बार हुआ है तो 2/4 यानी कि 1/2। और मैं बोलूं कि दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या बोल दोगे, 1/4,
है ना। तो इस तरीके से जो ना ये सारे जो है ना, ये सारे जो एलिमेंट है जो एक ब्रैकेट में बंद है, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस का सेट। तो उम्मीद आपको पता लग गया सैंपल स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अगर वहीं पे बात कर रहा हूँ एक एक इवेंट की अलग से कि भाई दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार हेड एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जब भी हम किसी सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर, तो उसको हम पता है क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये लिखा होता है ना यहाँ पे सैंपल पॉइंट या फिर इवेंट। ठीक है, सैंपल पॉइंट या फिर इवेंट। जैसे मैंने आपसे पूछा कि दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये एक इवेंट है जो हुआ है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्का उछालते हैं, सिक्का रोल किया, अब सिक्का बोल रहा हूँ सॉरी, डाइस रोल किया, तो डाइस पे रोल करने का मतलब क्या है कि डाइस पे कुछ चीज़ आ सकती है, जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। मैं अगर से पूछूं कि डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 फेवर में सिर्फ एक ही है, तो 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6 ही होगी, 2/6 मत बोलना, 1/6। क्यों 1/6? क्योंकि 2 तो भाई एक ही नंबर है ना, तो 1 अपॉन टोटल में रहेगी 6। 3 आने की वो भी 1/6, 4 आने की वो भी 1/6, ऐसे ही 5 और 6 के आने की भी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है, अब अगर कोई बच्चों को पता नहीं होगा भैया ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं भाई ये 3 जो 2 की टेबल में नहीं आते, यानी कि 1, 3 और 5, तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 3/6। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो परफॉर्म होता है, इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं किसी भी इवेंट की, मैंने आपको निकालने भी सिखा दी। ठीक है, कुछ इवेंट्स के बारे में बात कर लिया, सैंपल स्पेस समझा दिया, फेवरेबल आउटकम समझा दिया क्या होता है, टोटल आउटकम समझा दिया। अब कुछ चीज़ आते हैं इंट्रोडक्शन पे वापस अपने, फिर इसको इरेज करके और भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, तो फेनोमेनन ऑफ प्रोबेबिलिटी इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रैंडमनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो फेनोमेनन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंडिकेट करती है किसी भी इवेंट के होने मतलब एग्जिस्टेंस के चांसेस क्या है, अनसर्टेनिटी जो है वो किस लेवल की है, वो सब कहाँ पे आती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आती है। Whenever we face a situation, जब भी हम एक सिचुएशन फेस करते हैं इन विच देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, जब हमारे पास क्या हो, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम हो, यानी कि एक पॉसिबल आउटकम से ज्यादा हो, दैट कैन अकर कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंडर्स अ टेक्निक। तो जो कंसेप्ट है किसकी, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंडर्स अ टेक्निक, वो टेक्निक की तरह काम करती है फॉर क्वांटिफाइंग, ठीक है, मतलब कितनी क्वांटिटी है, द चांसेस और लाइकलीहुड, और कितने उस चीज से मिलते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी इवेंट में, जैसे मैं बात करूं कि इस जो हमने एक डाई को रोल किया था 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1 सिर्फ एक ही नंबर था। जब मैंने बात करी ओड नंबर की तो वहां पे 3 आए ना भाई, 1, 3, 5, 5, यानी कि हम जो है वो डिपेंड करता है इवेंट पे कि सैंपल स्पेस में से एक एलिमेंट आएगा या एक से फालतू एलिमेंट आएंगे, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो डिपेंड करता है कि चांसेस पे और लाइकलीहुड पे, जैसे कितने हैं एसोसिएटेड विद द एवरी पॉसिबल आउटकम। अब आता है हमारा सैंपल एंड पॉपुलेशन, इसकी बात हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, अब अगर फटाफट प्रोबेबिलिटी केस में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा। तो स्टैट्स का काम क्या होता है, एक तो डाटा को ऑर्गेनाइज करना और समराइज करना, ठीक है, और फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स, ताकि हम कंक्लूजन्स बना सके बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी डाटा की फॉर्म में। एंड इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट, अब एक इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट हो दैट रिजल्ट इन अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे हम क्या लेते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे हम ये बात सेट के लिए बोलते हैं, जिन्होंने क्लास 11th में सेट पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा कि जो सेट है वो सिर्फ ऐसे कलेक्शन लेता है जो वेल डिफाइंड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक डाई रोल किया तो डाई पे 1, 2, 3, 4, 5 से होता है, क्या डाई पे मैं 7 भी ले सकता हूँ, क्या मैं 8 भी ले सकता हूँ, नहीं। हाँ, अगर किसी ने एक अलग तरह का डाई यूज किया है जिसपे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, कुछ अलग नंबर लिखे हुए हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाई की बात करते हैं तो नॉर्मल डाई पे 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। अब कोई मुझसे करेगा तो नहीं भाई इसमें 7 भी डाल दो, इसमें 8 भी डाल दो। अब इसी में बात करें, अब जब मैंने 2 सिक्के उठा लिए थे तो उसके मैंने सैंपल्स पे ये लिखे थे, अब कोई थोड़ा बोले इसमें ट्रिपल एच डाल दो। ट्रिपल एच क्यों आएगा भाई, सिक्का तो 2 ही बार उछला है, ट्रिपल एच तो 3 वाले केस में आएगा। ठीक है, तो वो चीज है, इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि भाई जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी ना
कर पाए, मुझसे लड़ ना सके, जिसपे जो मैंने लिख दिया वो फाइनल है। अब यहाँ देखो, कंस्टिट्यूट्स व्हाट इज नोन एज पॉपुलेशन, इसी को मैं पे क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोल के चलते हैं। अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन हम बात करते हैं एक सबसेट, वो भी किसका, पॉपुलेशन का, इज कंसीडर्ड एज सैंपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोल के चलते हैं। अ सैंपल इज सिलेक्टेड इन सम प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और जो सैंपल है वो हम किसी ना किसी अलग तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल के चलते हैं। सैंपल इज अ मीन्स टू एन एंड रेदर देन द एंड ऑफ इटसेल्फ। तो सैंपल एक तरीका होता है कुछ भी यहाँ पे निकालने का, कुछ भी मतलब एक तरीका होता है जिसके तरीके से हम जो चीजें हैं वो निकालते हैं, ठीक है। द टेक्निक फॉर जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैंपल टू अ पॉपुलेशन गैदर्ड विद इन द ब्रांच ऑफ आर डिसिप्लिन कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, द टेक्निक फ्रॉम जनरलाइजिंग फ्रॉम अ सैंपल टू पॉपुलेशन। अगर हमें सैंपल से वापस पॉपुलेशन तक रीच करना है तो जो वो मेथड होता है स्टैट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यानी कि जब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन से सैंपल की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। ध्यान रखना, यानी कि हमने डिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन की सैंपल की तरफ जाने के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो भी ध्यान रखना एक वर्ड, ठीक है। अब आता है हमारे पास कुछ चीजें, अब उसको थोड़ा डीप में समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, बाकी मैंने जो मेन चीज समझानी थी वो मैंने वैसे भी समझा दिया है, एक्सपेरिमेंट करके भी समझा दी चीजों को। अब सारी मेन चीज चालू होंगी, ठीक है। उससे पहले मैं 1 मिनट का वक्त लूंगा, इन सबको मैं इरेज करते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए और भी चीजों को समझने के लिए अच्छे तरीके से। यहाँ तक जिसको भी उतारना थ्योरेटिकल, जो भी ये ब्लैक मार्कर तक यहाँ तक लिखा हुआ है सब उतार लेना, उसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूँ इसे। चलो फिर अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अगला जो हमें टूल स्टडी करना है उसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो बस को डिस्कस कर लेते हैं कि भैया स्टैटिस्टिकल और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का यहाँ पे मतलब क्या है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हम रैंडमली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे भी मैंने एक चीज हमने डिस्कस करी थी कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल आने की भी 1/2 होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज पूछूं आपसे, क्या ऐसा जरूरी है कि हुई कि जब मैं 2 बार सिक्का उछाल दूं तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा? कभी करके देख लेना, आपने सिक्का 2 बार उछाला तो आप देखोगे कि एक बार हेड आएगा, टेल आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं 50% चांस है, तो एक बार हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है दोनों बारी हेड आ जाए, हो सकता है दोनों बारी टेल आ जाए। कोइंसिडेंस तो ऐसा भी सकता है कि आपने 4 बार सिक्का उछाला, चारों बार हेड आ गया या फिर चारों बार टेल आ गया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बात यदि भैया फिर ये हम क्यों बोलते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम होती है? इस कंक्लूजन के हिसाब से तो अगर हम 4 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 2 बार हेड आना चाहिए, 2 बार टेल आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हम इसे लॉन्ग टर्म में, मतलब जो इकोनॉमिस्ट थे या फिर जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म में एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब उन्होंने सिक्के को 1000 बार उछाला, 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार उछाला। जब उन्होंने सिक्के को 1000 बार उछाला तो ऐसा हुआ, जरूरी नहीं है 1000 बार उछाला तो 500 बार हेड ही आएगा, एग्जैक्ट 500 बार टेल ही आएगा, नहीं। 490, 495 के आसपास हेड आ गया, ठीक है। जो बाकी बच गए 1000 में से उसमें टेल आ गया। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा टेल आ गया और 450 के आसपास, 485 के आसपास हेड आ गया, ठीक है। यानी कि जब हम लॉन्ग टर्म में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी पर ऑलमोस्ट 50% होती है। मतलब हो सकता है कि 55% टाइम्स जो है वो हेड आ गया हो और जो 45% टाइम में वो टेल आ गया हो। इसलिए मैं बोलते हैं कि सिक्के को उछालना एक इक्वली लाइकली आउटकम होता है, यानी कि दोनों के आने के चांसेस इक्वल होते हैं, हेड के आने के चांस भी इक्वल होते हैं और टेल के आने के चांस क्या होंगे, इक्वल होते हैं। और इसी को मैं क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आया, सैंपल पॉइंट और इवेंट समझा चुका हूं ऑलरेडी, कि जब हम किसी भी सैंपल स्पेस में किसी एक सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं या फिर इवेंट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाई को रोल किया, उस केस में 1 का आना एक इवेंट है, ठीक है। वो भी कैसा है, सैंपल पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही वहां से बाहर आएगा। फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ट्रायल एंड इवेंट्स, जिसकी बात मैं कर ही चुका हूँ कि ट्रायल कर करके हमने इवेंट्स बनाए हैं, ठीक है। हम जो बात बोल देते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो लॉन्ग टर्म में ट्रायल कर करके बनाए गए हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में बात करनी है हमें। चलो कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट की बात कर लेते हैं। पहले मैं 2 तो समझाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, 2 समझाता हूँ। पहले कौन पूछे 2 है वो, एक तो होता है, एक को ऐड कर लो, एक तो होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल इवेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब पूरे सैंपल स्पेस में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं। सिर्फ एक आएगा, जैसे कि डाइस को रोल किया, उस पर 2 का आना या फिर 3 का आना या फिर 4 का आना, उसको हम सिंपल इवेंट के तौर पर बोल के चलेंगे। एक होता है कंपाउंड इवेंट।
वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कंपाउंड का सिंपल तो मतलब क्या होता है, ज़्यादा, है ना। तो जब एक से फालतू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी इवन नंबर का आना, तो इवन नंबर पे डाइस पे 2 भी आ सकता है, 4 भी और 6 भी, तो 3 आए ना भाई यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। ओड नंबर का आना 1, 3, 5, ये भी क्या है, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अब समझते हैं बाकी के इवेंट। बाकी क्या हो गए, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आप 2 ऐसे इवेंट बनाओ जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। समझाऊंगा अभी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो डाइस को रोल किया, अब डाइस पे 1 आया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6, मतलब 1 आया तो उसका क्या है, एक ही तो बनेगा सैंपल स्पेस। और हम बोल लूँ 1 नहीं आया, अब 1 नहीं आया तो बाकी किसी में से कुछ बन सकता है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कुछ बन सकता है। तो मैंने एक इवेंट बनाया ये, इसको नाम दे देते हैं हम ए का। एक इवेंट बनाया ए, एक इवेंट बनाया बी। ए इवेंट है 1 का आना, बी इवेंट है 1 का ना आना, यानी कि बाकी कोई भी आ सकता है। तो अगर आप इन दोनों को देखो, इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर मैं इनको मिलाऊंगा ना, पूरा का पूरा सेट तैयार हो जाएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। यहाँ से आपको एग्जॉस्टिव क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं कि भैया इनको एक और चीज बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सिंपल सा मतलब क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 सेट ऐसे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बोल के चलते हैं। जैसे 1 और इन बाकी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं फेवरेबल इवेंट्स की, तो फेवरेबल इवेंट की सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या होता है फेवरेबल इवेंट का, कि कौन सा इवेंट हमारे फेवर में है। जैसे मैंने ऊपर समझाया भी था आप लोगों को, जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसमें नहीं समझाया कि अगर आपने एक बार एक सिक्के को उछाला है, टॉस किया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो हेड हमारे क्या है, फेवर में है। टोटल में कितने हो गए, 2 हो गई, 1/2। सेम ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/2। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं फेवरेबल इवेंट्स। फिर आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। 2 ऐसे इवेंट जिनके होने के चांस इक्वल हो। फॉर एग्जांपल एक बेबी बोर्न हुआ, ठीक है, ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि वो बॉय भी हो सकता है और वो गर्ल भी हो सकती है, हो सकता है ना भाई। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वली लाइकली इवेंट्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें। जैसे मान लो आज आप देखोगे, जैसे मैंने ऊपर बात की ट्रायल्स की, तो अगर आप देखो तो हमारे आसपास जो डाइवर्सिटी है, हो उसमें बॉयज ज़्यादा हों, कई बार गर्ल्स, ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे गर्ल्स की डेंसिटी एज कम्पेयर टू बॉयज की डेंसिटी से कम है। लेकिन क्या हम फिर बोल सकते हैं कि इक्वली आउटकम नहीं है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट बराबर है ना। तो वो चीज़ हो गई। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 5th पॉइंट क्या आता है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट लिखना था ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि जब किसी एक इवेंट के होने का प्रभाव दूसरे इवेंट पे ना पड़े, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं ऑफलाइन सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे एक सुंदर सी कन्या आती है, ठीक है। अब मान लो कि उसको देख के उसका एक खास दोस्त भी आता हो, है ना, और एक दिन सुंदर कन्या एब्सेंट हो जाए, उसके साथ वो खास दोस्त भी एब्सेंट हो जाए, क्या पता दोनों ही बाहर कहीं घूमने गए हुए हो, है ना भाई, हो सकता है ना ऐसा। तो इसी को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक का आना दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका थोड़ा सा एक और बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 दोस्त हैं, वो एक ही बाइक से आते हैं, है ना, उन्हें पैदल बिल्कुल चलना पसंद नहीं है। अब बाइक मान लो किसी एक दोस्त की है, अब जिस दिन वो बाइक वाला दोस्त भी नहीं आया, उस दिन वो दूसरा दोस्त भी नहीं आएगा, है ना। बोले भाई पैदल तो हम भी नहीं आ सकते, तो हम भी ट्यूशन नहीं जाएंगे, हम भी बंक मार लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो जब किसी एक इवेंट का होना किसी दूसरे इवेंट के होने पे डिपेंड करता हो, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और अगर डिपेंड ना करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट का। तो आपको सारी चीज़ें समझा दी मैंने, अब कुछ चीज़ें और समझनी बाकी हैं, वो भी समझ लेते हैं। पहली बात तो क्या कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे समझते हैं कि दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/4। अब मैं बोलूँ एक बार भी हेड नहीं आया होगा, ठीक है, तो दोनों पर हेड आने की, पर नहीं, इसकी 1 नहीं बैठेगी। अभी देखो, सुनो, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए और भी चीज़ समझानी पड़ेगी आपको पहले। ठीक है, पहले ही समझते हैं 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। मैं बोलूँ 1 नहीं आया, अब 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब 1 नहीं आया, इसका मतलब डाइस तो रोल हुआ है, इसका मतलब बाकी पांचों में से कोई भी नंबर सकता है, तो 5/6। अब दोनों का सम कर लो आप एक बार, सम करना आपको आता ही होगा। 1/6 प्लस 5/6, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले इनके ऐड हो जाएंगे, 1 + 5 क्या हो जाएगा? 6/6 1 हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है अगर सिक्के को ऊपर चला है तो, और हेड ना आने की, और भाई हेड नहीं आएगा तो क्या होगा? टेल आया होगा, तो वो भी 1/2 ही तो होती है। दोनों को ऐड कर लो, 1 बन जाएगा। तो ये हो गया कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि किसी इवेंट का होना उसी इवेंट का ना होना, दोनों का सम 1 होता है। तो बात है इस फॉर्मूले का यूज क्या है भाई? इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अगर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को इस फॉर्मूले के बेस पे। मान लो एक सिक्का जो है 3 बार उछाला गया है। अब एक सिक्का 3 बार उछला है तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 8। कैसे? फॉर्मूला लिखवाया था ना कहीं पे, देखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? 2n। सिक्के के केस में क्यों यहाँ पे 2 क्यों आएगा? क्योंकि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। n का मतलब क्या है? कितने बार उसे उछाला गया है, तो 2^3 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो 8 में हो सकता है भाई, पहले ये कर लेना, 4 बार हेड आ गया और 4 बार टेल आ गया, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया हमारे पास टोटल मिला के सारे सैंपल स्पेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो है तीनों बार हेड आया है, ठीक है, अब तीनों बार हेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोल दोगे भैया ये तो 1/8 है, क्योंकि एक ही सैंपल स्पेस का 1/8 है, ठीक है। तीनों बार हेड आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8 है। और मैं अगर इसका उल्टा लिखना चाहूँ तो मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, इसका उल्टा लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँ यहाँ पे कि भाई तीनों बार हेड आया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का केस बताओ, एटलीस्ट 1 टेल। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब भी समझ लेते हैं। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कम से कम 1 टेल, ठीक है। अरे इसे अलग क्यों कर दिया? हाँ, एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है, कि कम से कम 1 टेल आना चाहिए। तो इसमें 1 टेल वाला केस भी आएगा, 2 टेल वाले भी आएंगे, 3 टेल वाला भी आएगा, है ना। तो इसमें देखो 1 टेल यानी कि ये वाला केस भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कम से कम 1 टेल आना चाहिए, और 1 टेल से फालतू आएगा तो भी अच्छी बात है, तो तुम्हारे फेवर में ही है। 1 टेल, ठीक है, 1 टेल वाला केस, 2 टेल वाले केस, 1 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 7 के 7 केस आएंगे, 7/8 हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको ये समझूँ थोड़ा सा और ध्यान समझो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आना चाहिए। इसमें कौन सा केस नहीं आएगा जहाँ पे एक बार भी टेल ना आया हो, यानी कि ये वाला केस? तो मैं डायरेक्टली तो कर सकता था कि ये निकाल लेता, ठीक है, कि तीनों बार हटाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। इसको 1 में से माइनस कर देता, क्योंकि ये नहीं चाहिए ना हमें, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, 7/8 डायरेक्ट होता फॉर्मूले से आंसर। इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओ। क्योंकि कई बार है ना, ये निकालना, ये काउंट करना मुश्किल होता है। सपोज करें तो 8 ही सैंपल स्पेस बन रहे थे, अगर मैं सिक्का 4 बार उछालता, 5 बार उछालता, और ज़्यादा सैंपल स्पेस बनते, तो वैसे केस में ना जो वाला मेथड ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्का 4 बार उछला है तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? आप तुरंत निकाल लोगे, 2 की पावर 4, 16 तरीका सिखा ही रखा है, 16। उसमें से 4 हेड वाला केस कौन सा बनेगा? सिर्फ 1 बनेगा, यानी कि 1/16। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट 1 टेल का केस बताओ, तो आपने देखा सिर्फ 1 केस बनेगा जहाँ पे एक बार भी टेल नहीं आएगा, हर बार हेड आएगा, तो उसको माइनस कर दो, 1/1 15/16 ऐसे केस बनेंगे जो हमारे फेवर में होंगे। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ये होती है खींच, ठीक है, यानी कि बिना इतनी मेहनत करे आप सीधा अपना आंसर निकाल सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा ना कार्ड्स की बात करते हैं, है ना। जुआ खेला आप लोगों ने बचपन में? नहीं खेला होगा ना, चलो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। कार्ड्स के बारे में नॉलेज थोड़ी कम होगी, खासकर लड़कियों को तो बहुत कम होगी, लड़कों को तो होगी। लड़कों ने कभी ना कभी तो जरूर खेला होगा, है ना, तो लड़कियों ने तो बहुत कम खेला होगा। अब यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई कार्ड्स समझ लेते हैं। तो कार्ड्स जो है ना, टोटल मिलाए कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल मिलाए कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं। अब ये 52 कार्ड है ना, आपके बीच में जोकर भी गिनना शुरू है, जोकर कार्ड का हिस्सा नहीं होता मेरे भाई, जोकर को उठा के रखो। कार्ड्स 52 होते हैं। 52 कार्ड में से, ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा सिंपल तरीके से, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे कर लेते हैं। जब हमारे पास रंग बिरंगे मार्कर है ही, है ना, तो 1 मिनट वेट करना, तो वैसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो कार्ड्स तो टोटल मिलाए कितने हुए? 52। तो कार्ड्स तो मैंने कितने लिखे? 52 कार्ड्स लिखे। अब इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से 2 हिस्से? 26 रेड हो गई, और 26 हमारे पास क्या हो गई? ब्लैक कार्ड्स। अच्छा, इसलिए तो दिखाया था यार, जब मल्टीपल कलर है तो 26 ब्लैक, ठीक है। तो 26 ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। अब जो रेड कार्ड है उसके 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से 2 टाइप? रेड कार्ड में 2 हिस्से बनेंगे, 13-13 के ग्रुप बनेगा,
13 आएंगे हमारे पास किसमें, हर्ट में, और 13 ही क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, डायमंड के पत्ते, डायमंड। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 26 ब्लैक हिस्से में, तो ब्लैक के भी 2 हिस्से बनेंगे। 2 हिस्से कौन कौन से, 13 तो आएगा हमारे पास यहाँ पे किसमें, क्लब में, ठीक है। और 13 कौन से होंगे हमारे पास यहाँ पे, स्पेड में, स्पेड और क्लब, ठीक है। अगर पत्तों का डिजाइन थोड़ा सा बनाऊं तो थोड़ा देख लेना, है ना, ड्राइंग तो मेरी महावाहियात है। क्लब कुछ कुछ ऐसे दिखता है शायद, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। और एक स्पेड ऐसे बनता है शायद, ये, हाँ, यूं। और अगर हर्ट की बात कर लूँ तो हर्ट तो आप लोगों को पता ही है ना, बहुत बनाए आप लोगों ने इमोजीज वगैरह में, ठीक है, तो बताने की जरूरत है ही नहीं मुझे, तो फिर भी देख लेते हैं। हर्ट, ये रहे, एक हर्ट बन गया यहाँ पे, और डायमंड का पत्ता कुछ ऐसे दिखता है, जिसको हम ईट का पत्ता ही बोल देते हैं, है ना। आप लोगों ने जब 9th में प्रोबेबिलिटी सीखी होगी, वहाँ पे आप लोगों को सीखा होगा, और 12th की प्रोबेबिलिटी जब भी आया ना, उसका बेसिक कंसेप्ट में कार्ड से कंसेप्ट में जरूर पढ़ा होगा, है ना। मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ कि आप लोग की याददाश्त कमजोर कहीं भूल गए होंगे। लड़के तो नहीं भूलते, वो तो खेलते रहते हैं, और तो खेलने वाले कहाँ भूल लेंगे कि कार्ड्स 52 है। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, 26 रेड, 26 ब्लैक, रेड के 2 हिस्से 13 हर्ट, 13 डायमंड, ब्लैक के 2 हिस्से 13 क्लब, 13 स्पेड। और ये 13 पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं। ताश के पत्तों में सबसे पहला पता होता है एस का, इसको ताश के कभी बंद नहीं होता, एस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इक्का। इसके अलावा क्या होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पत्ते हो गए ये। इसके बाद क्या आएगा, जे से जोकर मत बोलना, जैक, क्वीन और किंग। ये 13 पत्ते जो है ना सब में होते हैं। यही 13 पत्ते हर्ट के पास भी होंगे, यही 13 पत्ते डायमंड के पास भी होंगे, यही 13 पत्ते क्लब के पास होंगे, यही 13 पत्ते स्पेड के पास होंगे। यानी कि हर तरह का पत्ता 4-4 होता है। एस के 4 पत्ते, 2 के 4 पत्ते, किंग के 4 पत्ते, क्वीन के 4 पत्ते, जैक के 4 पत्ते। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ताश के पत्तों में, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। या पैसे दोस्तों कि इनके पास चेहरे होते हैं। जैक नो करो समझ लो, उसके पास भी चेहरा है, क्वीन है उसका भी चेहरा है, किंग है उसके पास भी चेहरा है। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होंगे, तो क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, तो ये बनेंगे आपके 12। क्योंकि भाई ये 3 पत्ते जो हैं, यही 3 पत्ते हर्ट में भी होंगे, यही 3 पत्ते डायमंड में भी, यही 3 पत्ते क्लब में भी, यही 3 पत्ते स्पेड में भी। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होंगे हमारे पास 12, 3 चौक 12, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी कहानी तैयार होती है, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार होता है। और उम्मीद है आपको यहाँ तक का पूरा टॉपिक जो है समझ में आ गया है ना। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट यहाँ पे आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो था प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, जिसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के और भी बेहतरीन कंसेप्ट, यानी कि वेन डायग्राम्स के बारे में, सेट्स के बारे में, वो हम समझेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, और नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको उतारना उतार ले।